नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी में मैनपुरी उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। समाजवादी पार्टी के लिए यह सीट जीतना नाक का सवाल बना हुआ है, क्योंकि मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। वहीं बीजेपी का दावा है कि वो इस परिपाटी को तोड़ेगी और बीजेपी के प्रत्याशी को जीत दिलाएगी। सपा ने मैनपुरी सीट के प्रत्याशी के तौर पर मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी का प्रत्याशी को लेकर मंथन लगातार जारी है। ऐसे में जानकारों की माने तो बीजेपी मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा को चुनावी मैदान में उतार सकती है। प्रत्याशी के नाम को लेकर अब बीजेपी ने कोर कमेटी की बैठक जानी है और ऐसे में बैठक में जो नाम फाइनल होगा वही इस बार मैनपुरी से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेगा। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर जिस तरह से सरगर्मियां अब तेज हो गई है, कौन होगा मैनपुरी में बीजेपी का चेहरा, इस पर भी मंथन लगातार जारी है। 5 विधानसभा 5 दिसंबर को मैनपुरी का उपचुनाव और ऐसे में जसवंत नगर से शिवपाल यादव विधायक है, करहल से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक है। मैनपुरी के महायुद्ध पर महामंथन होना है और ऐसे में बीजेपी का कौन चेहरा होगा, इस पर भी विमर्श किया जाएगा। नाम को लेकर मंथन में बीजेपी जुटी है। आखिर कौन होगा बीजेपी का चेहरा? फतेह के लिए बीजेपी का जिस तरह से कैंडिडेट, जिताऊ कैंडिडेट की तलाश जारी है, अब इस तलाश में कौन सा नाम फाइनल होता है, इस पर सभी की निगाहें। रामपुर सीट पर भी उपचुनाव होने हैं और ऐसे में हम मैनपुरी की खबर आपको बता रहे हैं। मैनपुरी में महायुद्ध इस वक्त देखा जा सकता है। सीधे तौर पर सपा की जिस तरह से रणनीति रही है, सपा का गढ़ माना जाता है मैनपुरी, और ऐसे में अब बीजेपी की पुरजोर कोशिश ये रहेगी कि किसी तरह से अब इस सीट पर बीजेपी का शासन हो, बीजेपी इस पर फतेह हासिल करे। अब ऐसे में सपा की तरफ से डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया गया है, प्रत्याशी बनाया गया है, तो अब सीधे तौर पर बीजेपी इस मंथन में जुटी है कि आखिर वो बीजेपी का फेस किसको रखती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश जुड़े। मुकेश, जिस तरह से अब मैनपुरी में उपचुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है, बीजेपी जिस तरह से अब मंथन कर रही है अपने फेस को लेकर, क्या कुछ जानकारी विस्तार से जरा बताइए। जी मैं ऋतु जी, मैं आपको बता दूं, मैनपुरी से लोकसभा सीट के लिए समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को जहां प्रत्याशी बना दिया है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में 4 लोगों के नाम की चर्चा चल रही है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी ढूंढ नहीं पाई है। बात की जाए तो रघुराज सिंह साक्य जो कि दावाते हैं और प्रेम सिंह साक्य जो कि पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भी रहे हैं, और इसकी बात की जाए तो एसपी सिंह बघेल को भी अब कल से नाम दौर में शामिल किया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कब तक घोषित होगा ये तो नहीं बताया है, क्योंकि बता रहे हैं नामांकन वाले दिन तक ही उसका परिणाम आ सकता है, उसके बाद ही वह नामांकन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कर सकेगा। बिल्कुल मुकेश, और ये जानना चाहूंगी कि आखिर इस रेस में बीजेपी की तरफ से कौन सबसे आगे बताया जा रहा है। मैनपुरी की बात की जाए तो यहाँ स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव की यह धरती कर्म भूमि रही है मैनपुरी के लिए। लोकसभा सीट की बात की जाए तो इसमें 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें जसवंत नगर की बात की जाए, सर्वाधिक जो जीत का जो आंकड़ा होता है वो जसवंत नगर की सीट का मुख्य मांगा गया है। दूसरी सीट की बात की जाए तो किसनी से बहुमत जो समाजवादी पार्टी को मिलता है, सर्वाधिक किसनी से बहुमत जीतकर आई है। भोगांव विधानसभा से भी बहुमत मिला है, मगर आंकड़ा जो होता है वो जसवंत नगर सीट से जीत का अधिकतम निकल के आया है हर बार। बिल्कुल मुकेश, और कौन होगा मैनपुरी में बीजेपी का चेहरा, इसको लेकर भी विमर्श जारी है, मंथन जारी है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से सपा का गढ़ माना जाता है मैनपुरी, तो क्या बीजेपी के लिए कितना मुश्किल होगा इधर जीतना? जी हाँ, बिल्कुल जीतना मुश्किल होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी का यह क्षेत्र रहा है। लंबे समय से समाजवादी पार्टी लोकसभा सीट पर इस पर कब्जा बना रखा है। लगभग बात की जाए तो 1996 से लगातार नेताजी के साथ ही ये सीट रही है, और जो भी परिवार का सदस्य अभी तक जो जीता है, बात की जाए तो पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी इसी सीट पर
5 साल गुजारे हैं मैनपुरी जनपद से, उसके बाद उनको बदायूं शिफ्ट किया गया। अब बात की जाए डिम्पल की, तो डिम्पल को भी मैनपुरी से लड़ाने की तैयारी की है, पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और उनको भारी बहुमत से मैनपुरी की जनता विजयी बनाएगी। बिल्कुल। और मुकेश, बीजेपी को तलाश है जिताऊ कैंडिडेट की, तो ऐसे में इस तलाश में कौन कौन से वो नाम है, जरा नाम की बताइए आप जानकारी। आपको बता दूं, बीजेपी के पास अभी 4 जो नाम चल रहे हैं। पहले हैं नाम पर हैं रघुराज सिंह शाक्य, जो कि इटावा से ही के निवासी बताए जा रहे हैं। दूसरे हैं पूर्व प्रत्याशी आलोक शाक्य, तो वहीं तीसरे नंबर पर प्रेम सिंह शाक्य है और तीसरे नंबर पर अभी बताया जा रहा है, कल रात से जो चर्चा चल रही है, दिल्ली में कोई बैठक की गई है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें है एसपी सिंह बघेल को वापस लोकसभा सीट पर लाने की तैयारी चल रही है। इन्हीं तीनों लोगों के नाम लगातार जले हुए। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान का भी नाम लिया जा रहा है। 4 लोगों की नाम की सीढ़ी लगातार दौड़ रही है। अपर्णा यादव की बात की जाए तो अपर्णा यादव का जो नाम चल रहा था उसमें इतना, क्योंकि उन्होंने स्वयं से मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया है। बिल्कुल। और ऐसे में ये बेहद दिलचस्प है क्योंकि डिम्पल यादव को सीधे तौर पर सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और ऐसे में अगर हम बात करें रामपुर सीट की, तो फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई वहां पर सपा की। जी बता दें, रामपुर की सीट पर भी समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है कि, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि हर बार पार्टी किसी न किसी तरीके से जीत जाती थी। अब जनता जागरूक हो गई है। अब देखना यह है कि रामगढ़ की जनता कितना भारतीय जनता पार्टी को प्यार दे पाती है नहीं। बिल्कुल मुकेश, और ये जानना चाहूंगी कि आखिर उपचुनाव की घोषणा के बाद से ही जिस तरह से अब वहां पे लोगों में सरगर्मियां बढ़ गई है कि आखिर कौन इस उपचुनाव में जीतकर विजयी होता है, तो ऐसे में लोगों के बीच में क्या माहौल है इस वक्त? लोगों के बीच माहौल जो है वो बता दें कि यहाँ की विकास की बात की जाए तो 8.5 सालों में जो समाजवादी पार्टी ने विकास किया है, वही विकास सड़कों पर दौड़ रहा है, वही विकास युवाओं को रोजगार दिलाने का काम कर रहा है। अभी जो वर्तमान सरकार चल रही है उसकी विकास कार्य की किसी भी सीढ़ी पर पैर नहीं रखा है। जब भी बात की जाए तो सिर्फ समाजवादी पार्टी को लोग इसीलिए याद करते हैं क्योंकि उनके कार्यकाल में जो विकास कार्य कराए गए हैं उसी के दम पर ये चुनाव जीतेंगे डिम्पल यादव। मुकेश, और बात की जाए अगर बड़े मुद्दों की, तो आखिर कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जो कि इस उपचुनाव में उठाए जा सकते हैं? पहला मुद्दा रहेगा बेरोजगारी। बेरोजगारी की बात की जाए तो इस सरकार ने जब से दामन थामा है, जब से शासन में आई है, तब से कोई रोजगार स्थापित नहीं किया है। और बात की जाए लोकसभा मैनपुरी लोकसभा सीट की, तो यहाँ तो कोई कार्यकाल किसी तरीके का स्थापित उद्योग तक नहीं सरकार दे पाई है और ना ही कोई सड़कों का निर्माण ऐसा कराया है। हाईवे जो एक्सप्रेस वे है वो भी समाजवादी पार्टी का देन है, जिस पर लखनऊ से चलकर उनके मंत्री बड़ी आसानी से मैनपुरी तक पहुंचते हैं। बिल्कुल मुकेश, और एक और जहां बीजेपी ने पुरजोर कोशिश कर रखी है, नाम की मंथन वो जारी कर रखा है, नाम के लिए भी वो विमर्श कर रहा है, वहीं पर सपा की अगर हम बात करें तो सपा ये कोशिश में रहेगी कि आखिर फिर से ये जो सीट है संरक्षित रहे, सपा के गढ़ में ही रहे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यह बात बिल्कुल सही है। सपा की जो संरक्षित सीट है ये सपा के गढ़ में है और सपा के पास ही जाएगी, क्योंकि हर गली हर गांव में सर्वे भी कर चुके हैं और लोगों से पूछ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी को अर्पित करने के लिए पूरा जनपद और पूरी लोकसभा तैयार बैठी है। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और परिणाम 8 दिसंबर को जब आएंगे तो सब उसको सामने आ जाएगा। बिल्कुल, और ऐसे में ये जानना चाहूंगी क्योंकि सीधे तौर पर डिम्पल यादव पर और उनके कंधों पर जिम्मेदारी है इस उपचुनाव में जीत के लिए, और ऐसे में अगर किसी तरह की स्थिति बनती है, समीकरण बनते हैं कि बीजेपी की जीत होती है, तो ऐसे में सीधे तौर पर सवाल डिम्पल यादव पर खड़े होंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि समाजवादी जो बात की जाए तो सभी लोगों के, आज की बात बता दूं, अभी कुछ देर पहले ही पूर्व सांसद यहाँ धर्मेंद्र यादव पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय। कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने एक बैठक की है और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि नेताजी के विकास कार्यों के दम पर ही और नेताजी ये कार्य किए हैं मैनपुरी की जनता के लिए। जब भी वह मुख्यमंत्री रहे तब भी उनको चिंता थी मैनपुरी की, और आज भी उनको, जब वो नहीं है, उनके अन्य परिवार के लोगों को मैनपुरी की चिंता है और आगे भी रहेगी। बिल्कुल मुकेश, और 5 विधानसभा की सीट आती है इस सीट के अंदर और मैनपुरी के अंदर, तो अब इन 5 विधानसभा सीटों में किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, लोगों का क्या मानना है इस पर? आपको बता दें, 5 जो विधानसभाएं आती हैं, सर्वाधिक बात की जाए तो यादव वोट बैंक है, उसके दूसरे सेकंड फ्लोर पे शाक्य वोट है, तीसरे पे बीएसपी का वोट बैंक आता है। इसी तरीके से 5 जो लोकसभा क्षेत्र की विधानसभाएं हैं उनमें सर्वाधिक यादव वोट बैंक बना है। बिल्कुल मुकेश, और क्या ये मुकाबला अपर्णा वर्सेस डिम्पल यादव हो सकता है?
हो सकता है, क्योंकि संभावित अभी जो अकड़ने आ रही थी, जो नाम उनके निकल के आ रहे थे, उस पे उन्होंने खुद नकार दिया है। अब फिलहाल तो जो भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी ढूंढने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल, और जिस तरह से अब ये उपचुनाव की घोषणा होते ही अब सरगर्मियां बढ़ चुकी है, सारे जो तमाम राजनीतिक दल है वो अब कमर कस चुके हैं। तो ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर मैदान में कितने लोग इस वक्त? अभी मैदान की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव मैदान में आ गई हैं। स्वदेव भारतीय पार्टी के जो है ओमप्रकाश राजभर जी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, वो भी जसवंत नगर के रहने वाले, इटावा के रहने वाले हैं। रमाकांत कश्यप को मैदान में उतार दिया है, उन्होंने भी नामांकन पत्र खरीदा है। और निर्दलीय की बात की जाए तो एक निर्दलीय व्यक्ति है, उन्होंने भी नामांकन पत्र खरीदा है। 3 लोग मैदान में अभी तक आ चुके हैं। बिल्कुल मुकेश, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। वही लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की बड़ी बैठक है और इस समय सीएम आवास पर बीजेपी की अहम बैठक हुई। बीजेपी प्रभार राधा मोहन सिंह बैठक में मौजूद। और आपको बता दें कि मैनपुरी के उम्मीदवार के नाम पर मंथन, खतौली रामपुर के उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन जारी है। महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी बैठक में मौजूद। उपचुनाव में उम्मीदवारों को लेकर बैठक, इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर अभी बीजेपी की तरफ से मंथन किया जा रहा है। मैनपुरी के उम्मीदवार के नाम पर मंथन, और इस मंथन से क्या कुछ सामने आएगा, कौन होगा मैनपुरी में बीजेपी का फेस, और ऐसे में कौन बड़ा चेहरा होगा मैनपुरी में जो कि जीत दिलवाएगा इस उपचुनाव में, क्योंकि सपा का गढ़ माना जाता है मैनपुरी। सपा के गढ़ में आखिर कौन विजयी होता है, ये बेहद दिलचस्प। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रियम जुड़ गए। प्रियम, अब जिस तरह से अब सरगर्मियां तेज हो गई है, जिस तरह से हर एक जो पार्टी है, हर एक राजनीतिक दल अब कमर कस चुके हैं, वही बीजेपी भी अब अपने चेहरे को लेकर विमर्श कर रही है। बिल्कुल, देखिए आज एक अहम बैठक सीएम योगी के आवास यानी कि 5 कालिदास मार्ग पर होनी है, जिसमें बीजेपी संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और उसके अंदर आगामी जो चुनाव हैं, जो उपचुनाव हैं, उनको लेकर इस बैठक में माना जा रहा है कि चर्चा की जाएगी। प्रत्याशियों के नाम को लेकर इसमें जो है वो चर्चा होगी कि आखिर कौन जो है वो प्रत्याशी बनाया जाए। चूंकि मैनपुरी की जिस तरीके से सीट खाली हुई है, वहाँ पे उपचुनाव होना है। डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी की तरफ से वहां पर प्रत्याशी जो है वो नियुक्त किया गया। तो अब सभी की निगाहें इस बात पे हैं कि बीजेपी की तरफ से किसको वहां पर, किस कैंडिडेट को उतारा जाएगा। जाहिर सी बात है कि वो समाजवादी पार्टी का गढ़ मैनपुरी जो है वो कहा जाता रहा, पारंपरिक सीट उनकी रही है, हमेशा से ही समाजवादी पार्टी की लंबे अरसे से उस सीट पे समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी चाहती है कि उस परंपरा को तोड़ा जाए और कहीं ना कहीं जो एक विश्वास है कि जो समाजवादी पार्टी के जो खेमा कहा जाता है या जो समाजवादी पार्टी के जो सेट वोटर्स कहे जाते हैं, उनके बीच में सेंधमारी करने का पूरा प्रयास है। और उसी के लिए पूरा एडी चोटी का जोर लगा रही है कि उसमें परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाए और अगर उस सीट को जीतने में कामयाबी हासिल करती है। हालांकि ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि मैनपुरी की सीट पर जो है वो जीत को हासिल करे, लेकिन अगर कर पाती है तो वो 2024 के लिहाज से एक बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा। और इसीलिए ये सीट जो है काफी अपने आप में एक अहमियत रखती है और ये सीट केवल एक महज नंबर नहीं है, ये अपने आप समीकरणों को जो है वो परिवर्तित करने वाली सीट है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इसको चाहती है कि वो अपने खेमे में कर पाए। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि उसको बरकरार रखा जाए और इस बात का मैसेज जनता के बीच में दिया जाए कि जो गढ़ समाजवादी पार्टी के कहे जाते हैं वो अभी भी सुरक्षित हैं और वहां पर समाजवादी पार्टी का ही बोलबाला है। तो इसीलिए आज ये अहम बैठक जो है सीएम आवास पर बुलाई गई है, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे, ब्रजेश पाठक, इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य, संगठन के जो पदाधिकारी हैं, संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल, वो इसमें शामिल होंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल होंगे और कई अन्य भी संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो आज इस बैठक में शामिल होंगे और उस बैठक के अंदर इन चुनावों को लेकर चर्चा की जाएगी, प्रत्याशी के नाम को लेकर चर्चा की जाएगी और उसके बाद उस नाम को उच्च स्तर पर भेजा जाएगा और माना जा रहा है कि अंतिम जो नाम पे मोहर है वो जो है हायर कमेटी जो है वही लगाएगी मोहर। बिल्कुल प्रियम, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। वहीं कानपुर में विधायक इरफान सोलंकी के प्रकरण में शनिवार को एसपी के 11 सदस्य की जांच टीम लगी और ऐसे में विधायक के परिवार के सदस्यों से बंद कमरे में बातचीत की गई। जांच टीम के सदस्यों ने कहा कि सपा की सरकार के समय जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाती थी। वर्तमान सरकार में न सिर्फ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है बल्कि विधायक के साथ अपराधियों जैसा सलूक किया जाने लगा है। वहीं
जांच सपा प्रतिनिधि मंडल उच्च अधिकारियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दें कि सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी के ऊपर एक महिला ने उनका घर जलाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद लगातार सपा विधायक के भाई रिजवान सोलंकी फरार बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमें भी दबिश दे चुकी है। कानपुर की एक महिला का घर जलाने का मामला। जब सीसी कैमरा अभी ये चीज शो कर रहा है कि जिनके नाम एफआईआर कराई गई है, जिनके भाई के नाम पर एफआईआर कराई गई है, जो सम्मानित इस सदन के कई बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्य हैं, ना वो स्वयं वहां दिखाई दे रहे हैं, ना उनका कोई परिवारजन वहां दिखाई दे रहा है, ना उनका सपोर्टर दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई दे रहे हैं तो कुछ बच्चे जो आतिशबाजी कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। कानपुर का यह पूरा मामला, जहां पर विधायक इरफान सोलंकी के भाई पर आरोप लगाया जा रहा है कि कानपुर की युवती को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया, और अब प्राथमिकी, जहां पर एक और सपा के सरकार में प्राथमिकी दर्ज की जाती थी, वहीं अब इस सरकार में प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद भी गलत सुलूक किया जाता है। वहीं जांच में सपा प्रतिनिधि मंडल उच्च अधिकारियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। साथ ही साथ बताते चले कि इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी के ऊपर एक महिला ने घर जलाने का आरोप लगाया है। यह बड़ा आरोप सपा के ऊपर, और जिस तरह से ये पूरा आरोप लगाया गया है, महिला ने सीधे तौर पर कहा कि घर जलाने का प्रयास किया गया। विधायक सोलंकी की जांच को पहुंचा दल, सपा विधायकों ने परिवार के सदस्यों से बातचीत भी की, और क्या कुछ सामने आया होगा, बात सामने में बात को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन अब जिस तरह से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, महिला का घर जलाने का मामला, सीधे तौर पर आरोपी रिजवान सोलंकी बताए जा रहे हैं। विधायक सोलंकी के जांच के लिए अब टीम गठित कर दी गई है। पूरा मामला कानपुर का, जहां पर विधायक सोलंकी की जांच के लिए पूरा दल पहुंचा, और दल ने जिस तरह से पूरी जांच प्रक्रिया की, सपा विधायकों के ऊपर जिस तरह से एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं। महिला का घर जलाने का पूरा यह मामला और आरोप सीधे तौर पर सपा विधायक के भाई के ऊपर, रिजवान सोलंकी के ऊपर। परिवार के सदस्यों से बातचीत भी की है सपा विधायक ने, लेकिन मामला अभी तक सुलझा नहीं है, और ऐसे में अब मामला तूल पकड़ता हुआ विधायक सोलंकी के ऊपर जिस तरह से अब जांच की आदेश हो गए हैं, सीधे तौर पर दल पहुंच गया। महिला का घर जलाने का यह पूरा मामला, बड़ा आरोप महिला का। कानपुर का यह पूरा मामला, जहां पर महिला को घर में जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। महिला उस वक्त सो रही थी, और ऐसे में अब सीधे तौर पर सवालों के घेरे में रिजवान सोलंकी बताए जा रहे हैं। महिला का घर जलाने का पूरा मामला, उस दौरान महिला घर में ही थी। अब सीधे तौर पर आरोप रिजवान सोलंकी के ऊपर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद असलम जुड़ गए। असलम, जिस तरह से पूरी खबर सामने आई है, अब सीधे तौर पर विधायक सोलंकी के भाई पर, विधायक सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी के ऊपर जिस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है, महिला ने सीधे तौर पर आरोप लगा दिया है कि घर जलाने का प्रयास किया गया। विस्तार से जरा बताइए। बात करें पूरे मामले की, तो ये 7 नवंबर की रात में पूरा हादसा सामने आया है, जहां पर एक महिला ने साफ तौर पर सपा विधायक हाजी इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उसकी झोपड़ी को आग लगा दी है। हालांकि किस वजह से लगाई, उसने ये भी बताया था कि जमीन का विवाद चल रहा था काफी समय से, जिसके बाद ये जो है इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में एक जो जाजमऊ के जो इंस्पेक्टर थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया था मामले में कोताही बरतने को लेकर, जिसके बाद तत्काल जो यहाँ के कमिश्नर हैं उन्होंने
आदेश जारी करते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी और तब से लेकर लगातार इस पूरे मामले को 4 दिन बीतने को है। लगातार जो पुलिस है वो दबिशें दे रही है इरफान सोलंकी व रिजवान को पकड़ने के लिए, लेकिन अभी तक कोई इस पूरे मामले में पकड़ा नहीं गया है। वहीं इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक डेलीगेशन आज भेजा था 11 विधायकों का, जो उनकी जांच के लिए भेजा गया था कि जो इरफान सोलंकी का पूरा मामला है, प्रकरण है, उसकी जांच कर रहे हैं। यहाँ पर मनोज पांडे भी आए थे, जो कि विधायक हैं सपा के। उन्होंने बताया कि मीडिया से बात की थी, उसमें उन्होंने बताया कि जो एक सीसीटीवी फुटेज जारी हुआ है उसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है जिस झोपड़ी में आग लगी है वहां पर कुछ पटाखे जलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसकी चिंगारी झोपड़ी में गई थी। तो वहीं इस पूरे मामले पर उनका साफ तौर पर कहना है कि ना तो वहां पर रिजवान दिख रहा है, ना तो जो सपा विधायक इरफान है वो वहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये जो भी कार्रवाई हुई है वो कहीं ना कहीं जांच के बिना की गई है। जिस तरीके से इरफान को कानपुर पुलिस ढूंढ रही है, हालांकि इस पूरे मामले के बाद सपा विधायक के घर जाने के बाद वहां पर पूछताछ करने के बाद पूरा डेलीगेशन वहां पर कमिश्नर से भी मिलने गया था, वहां पर भी अपनी बात रखी है कि किस तरह से वहां पर जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आया है, जिसमें वहां पर कुछ पटाखे जलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जिसके बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे पुलिस कमिश्नर इस पूरे मामले पर अपनी क्या विचार रखते हैं। जी असलम, ये जानना चाहूंगी क्योंकि सपा विधायकों ने सीधे तौर पर परिवार वालों से भी बातचीत की, तो उस दौरान क्या कुछ सामने आया? क्या परिवार वाले संतुष्ट हैं उनकी बातचीत से? देखिए, जो डेलीगेशन पहुंचा था वो सपा के ही है और सारे विधायक हैं जो 11 के 11 आए थे। उसमें एक नगर अध्यक्ष जो इमरान है वो भी पहुंचे थे। और उस दिन से लेकर आज तक जो सपा विधायक इरफान सोलंकी की वाइफ हैं, जो पत्नी नसीम सोलंकी है, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि एक सीसीटीवी उसी रात का मिला है, जिसमें कि जब झोपड़ी में आग लगी हो उससे पहले का वीडियो है, कुछ ही देर पहले का, जिसमें वहां पर पटाखे जलते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद कहीं ना कहीं उनका कहना है कि पुलिस फंसाने की कोशिश कर रही है जो इरफान और रिजवान दोनों को, और साजिश के तहत ये पूरा जो काम है उसको अंजाम दिया जा रहा है। तो ऐसे में उन्होंने कमिश्नर से मांग की थी कि जो जांच है वो सही तरीके से की जाए और जांच के बाद ही जो गिरफ्तारी है वो की जाए। जी असलम, मैं जानना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, बस सीधे तौर पर विधायक रिजवान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती हुई और कितनी ज्यादा अब जांच में तेजी ला ली गई है? जी, अगर हम जांच की बात करें तो गिरफ्तारी के लिए एक एसआईटी गठन किया गया है और एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है। अब तक अगर हम बात करें तो 10 जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है, लेकिन किसी भी तरह की कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। और दोनों ही भाई जो सपा विधायक है और जो रिजवान है, दोनों ही अभी भी फरार है। और पुलिस काफी सरगर्मी तलाश भी कर रही है, टीमें गठित कर दी गई हैं, जो एलआईयू है उसको भी सक्रिय किया गया है और जो उनके अन्य बिल्कुल असलम, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।